We have already discussed so many topics of UPSC in GS1 and GS2. We finished approximately all topic, each and every point we discussed in detail. तो अगर आप इन पावर का कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन तो प्रॉब्लम भी आएंगी, इश्यूज भी शुरू हो जाएंगी। बहुत आपकी स्टेट्स हैं साउथ इंडिया की जहाँ पे आए दिन वाटर क्राइसिस चलती रहती है, वाटर को लेकर के कई सारे आपके वहाँ पे वायलेंस होता रहता है। लेकिन इंडिया में क्या है, आपका जो सिटीजनशिप है वो होलिस्टिक है, एक है। आप स्टेट बेसिस पे अलग से सिटीजनशिप राइट्स नहीं मांग सकते। Now what we are going to do is we are going to discuss paper 3 GS. What UPSC says in its syllabus, I have written for you people. In UPSC's words, what UPSC says, technology. Technology in GS paper 3, we call it science and technology and economic development. Economic development. हाँ, यहाँ पे मैं important जो words UPSC के words में बता रही हूँ, technology, economic development, biodiversity, environment, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। कितने डिफरेंट टॉपिक है। एक है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन विच इंडियन इकोनॉमी, हाँ, इसमें ये सारी चीजें आती है। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट सीधा टॉपिक, हाँ, ज्योग्राफी में जो आता है, ज्योग्राफी का एक पार्ट है एंड ज्योग्राफी से इसको अलग करके यूपीएससी ने पेपर 3 में डाल दिया। एंड सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, यस यस, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है, हियर आई लाइक टू ऐड, ये भी ज्योग्राफी का टॉपिक है मोस्टली। हाँ, ये एक सुनामी, लैंड ज्योग्राफी का ये, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट नेचर से रिलेटेड है। और कुछ ऐसे भी डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं जो फॉर एग्जांपल हमारा कोरोना आ गया था, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं। हाँ, मैन मेड होते हैं। इसमें व्हाट वी हियर सी इज, इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके एक नया इनिशिएटिव हुआ है जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके इन इंडियन Constitution it is mentioned disaster management. No country has mentioned, no country has any specialized organization, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है किसी भी कंट्री में। It is especially in India they have made it disaster management पे। Let's see what will be your main topics and we'll try our best to explain, at least to know you। हम पूरा नहीं पढ़ाएंगे but at least to know you what exactly you have to go through। हाँ, के पॉइंट्स कौन से हैं, क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। हियर वी टेक फर्स्ट इकोनॉमिक पार्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यू कैन से इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें इकोनॉमिक में आप देखो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये इकोनॉमिक के इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज यू सी हियर। प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारे चेन है। यू सी द बटरफ्लाई, इसमें आप बटरफ्लाई इफेक्ट को पढ़ोगे ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट इज हियर। सो प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग की जरूरत क्यों है सोसाइटी को या इकोनॉमी को या मतलब इंडिया को? व्हाई पीपल डू प्लानिंग? प्लानिंग की जरूरत क्या है? आपको देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान फॉर यू। अप्रोच क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच क्या है प्लानिंग को लेकर के, कैसे प्लान बनाती है, प्लानिंग की नीड क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखनी होती हैं। तो प्लानिंग की नीड यू नीड टू नो, व्हाई, पर्पस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री क्या है प्लानिंग को लेकर। मुझे एक चीज याद आ रही है मैम यहाँ पे कि ये जो प्लानिंग है ये सोवियत यूनियन का पार्ट थी। जो जोसेफ स्टालिन था उन्होंने पहले प्लानिंग को शुरू किया था 5 ईयर प्लान बना करके। इंडिया ने वहीं से ये अप्रोच मतलब वहां से लिया और 5 ईयर प्लान को फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट मतलब यहाँ पे हुए। आफ्टर व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, उसके बाद में 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट किया। प्लानिंग जो अपनी वो बना करके जहाँ पे कमीशन बना करके तब हमने ये प्लान की एग्जीक्यूट किया। प्लानिंग कमीशन बनाया, उसके बाद में दे स्टार्टेड प्लानिंग कमीशन विल डिस्कस इट लेटर। तो प्लानिंग, नीड ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का मीनिंग क्या है, जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड हिस्ट्री, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यू नीड टू नो, एंड इंपेरेटिव वर्सेस इंडिकेटिव वर्सेस स्ट्रक्चरल प्लानिंग। हाँ, ये कुछ प्लानिंग के टाइप्स होते हैं। हाँ, स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या है। हाँ, जब आप प्लानिंग स्टार्ट करोगे पढ़ना, कैसे हो सकती है, टेक्निक्स हैं ये बेसिकली प्लानिंग की। जब आप प्लानिंग पढ़ना स्टार्ट करो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसका नीड क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और हियर इट कम्स टू इंडिकेशंस क्या है, इसके स्ट्रक्चरल प्लानिंग क्या है। ये सारी चीजें यू हैव टू गो थ्रू इन डिटेल। नीति आयोग में ये चीज मिलती है आपको अच्छे से देखने के लिए कि किस तरीके से प्लान बनाया जाए। सर ने अभी नीति आयोग बोला,
प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट है नीति आयोग। तो इसके प्लानिंग के टेक्निक्स क्या हैं? टेक्निक्स क्या है? व्हाट टेक्निक्स ब्यूरोक्रेट्स यूज टू मेक प्लानिंग, और अचीवमेंट्स प्लानिंग के और फेलियर्स क्या हैं? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग। और यहीं पे नीति आयोग वर्सेस प्लानिंग कमीशन। एक्चुअली में यहाँ पे ये कुछ चीजें यहाँ समझना है। यहाँ पे अभी इस आप अगर ये आप कर रहे हैं, सिलेबस को देख रहे हैं, तो आप कुछ यहाँ पे अभी चीजें समझ लीजिए कि जैसे नीति आयोग का नीड क्यों हुई, प्लानिंग में क्या फेलियर्स हो रहे थे प्लानिंग बनाने में, जो 5 ईयर प्लान्स थे अपने, तो उनकी फेलियर होने की वजह से ही नीति आयोग आया। और नीति आयोग क्या है? ये थिंक टैंक है, थिंक टैंक है ये, जो प्लानिंग से काफी अलग है। प्लानिंग कमीशन जो थी वो एक बॉडी थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर आपका हेड होता था, फिर सारे स्टेट के सीएम आपके होते थे। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो कोऑर्डिनेशन पार्ट था सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो मिसिंग था। दूसरी चीज जो आपकी फिजिकल आपके जो इश्यूज है, जो फाइनेंस कमीशन है, उसमें जो टैक्सेस और जो रेवेन्यूज को लेके जो आपका होता था, उसमें भी काफी इंटरफेरेंस होने लग गया था प्लानिंग का, इसका आपके तो और ये भी एक इशू था। ऊपर से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक इशू आ रहा था। तो नीति आयोग ने स्टेप बाय स्टेप ये सारे इशू यहाँ पे हुए, देखे गए, और अब इनको एग्जीक्यूशन उसी बेसिस पे किया जा रहा है कि सेंट्रल स्टेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो जाए, स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखा गया, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रखा गया। तो ये इस पिलर्स पे अभी काम हो रहा है नीति आयोग का। फिर एक चीज और भी थी प्लानिंग कमीशन में, मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि प्लानिंग जो थी वो एक फिक्स एजेंडा था, 5 ईयर प्लान बनते थे। अब नीति आयोग ने 3 साल के एक्शन आपके दिया, मोड पे की एजेंडा किया है, 7 ईयर्स के भी प्लान है, 15 ईयर का लॉन्ग टर्म विजन भी। तो मतलब कहने की बात है कि शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म पूरी एक अप्रोच है। पहले ऐसा मिसिंग थी चीज। नहीं, पहले क्या था, एक फिक्स एजेंडा था फॉर 5 years एंड द एंटायर committee, the planning commission was headed by the prime minister and the members were chief ministers of all states and UTs. तो उसमें क्या था, they have to meet once in a year. कोऑर्डिनेशन लैक हो रहा था। अब एक दिन आपने फिक्स कर दिया और एक दिन पूरी मीटिंग हो रही है और वहाँ पे एक इंसिडेंट, उसके बाद आप मतलब आपस में मिलते नहीं हो, कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, क्या प्लान तो उसका एक इंसिडेंट भी हुआ था कि तमिलनाडु की सीएम थी जयललिता, तो वो आई थी प्लानिंग कमीशन की मीटिंग पे। हाँ, तो आपको भी याद आया होगा। तो वो मीटिंग पे आई थी, तो सारे चीफ मिनिस्टर पहले आके मतलब नमस्ते, ये मीटिंग्स होने लगी ज्यादा। हाँ, तो वो होने लगा। शी वाज वेटिंग एंड कब मीटिंग शुरू होगी, एजेंडा कब डिस्कस होगा। उसके बाद में व्हाट शी डिड इज शी वॉकड अवे। तो निकल गई वो। आप एक साल में एक बार मिल रहे हो तो प्लानिंग एजेंडा करो, वहाँ पे आप बातचीत करो, आप ग्रीटिंग्स कर रहे हो, उसी में टाइम आपका स्पेंड हो रहा है। कि मैं फला स्टेट का सीएम हूँ, मैं नमस्ते, ये चीज लैकिंग थी उसमें। तो जब उनसे पूछा गया कि व्हाई यू वॉकड अवे, तो शी रिप्लाइड आई एम सीएम टू पर्टिकुलर स्टेट, तो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं यहाँ पे किसी की मतलब ग्रीटिंग्स के लिए नहीं आई, मैं मिलने के लिए जुलने नहीं आई। आप बताइए एक्शन क्या, एजेंडा क्या है, वो बताइए, उस पर बात करिए आप। यस, दैट is we can say one of the एक रीजन हो सकता है। क्योंकि साल में एक बार मिलना, प्लानिंग कमीशन पूरे इंडिया का एक 5 ईयर प्लान है और रिसोर्स का मैनेजमेंट हो रहा है इसके थ्रू, और उसमें आपकी इनकम, वेल्थ, इन सब चीजों का, और आप मिल रहे हो साल में एक बार, मतलब 5 साल में सिर्फ 5 दफा मिलना, और आप एक पूरा एजेंडा you cannot fulfill, you cannot meet. मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता है मेरे ख्याल से। You cannot do justice to your agenda, what it is. So that is the planning commission. That is what planning we say. Here the next word is mobilization of resources. Resources, mobilization मतलब आप resources को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। मैं सॉरी, प्लानिंग में इसमें ये भी देखना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन के अचीवमेंट्स भी क्या रहे, कुछ अच्छे अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स। तो कुछ अच्छे अचीवमेंट भी रहे, उनको भी आपको पढ़ना होता है। कुछ फेलियर्स हुए जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो आपका ये आयोग बना, आपका नीति कमीशन हुआ। सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस, हमारे 5 years प्लान्स स्टार्ट हो गए, तो 5 years प्लान्स के कुछ एजेंडास आप देख लेना। प्लानिंग कमीशन प्लान में क्या था, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या था, और दूसरी चीज इनके पर्पस क्या थे लाने के। हर 5 ईयर प्लानिंग जो बन रहे थे, इनके पर्पस क्या थे हर बार लगाने के। क्योंकि इसमें कई जगह इसमें मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री प्रीलिम्स में कहा गया है, तो वहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि कौन से प्लान में एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस दिया था, किसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया था।
सोशलिस्ट प्लान कौन सा था, हाँ, तो वहां पे इस तरह के सवाल आ एलपीजी सकते हैं। रिफॉर्म किस आपके प्लानिंग कौन से में प्लान हुए, में था? तो इस टाइप से चीजें आपको देखनी होती हैं। इट वाज अप्रॉक्सिमेटली 14 प्लान्स हुए थे ना, 5 ईयर प्लान्स। 12 प्लान रहे जो आखिरी में फिर आपका एंड हो गया। हाँ, हाँ। 12th 5 ईयर प्लान आपका लास्ट प्लान था, उसके हाँ, बाद 12th प्लानिंग 5-year कमीशन को हटा दिया गया और 2015 से आपकी नीति आयोग आ हाँ, गई picture में। 2014 was the 14 end. was the last हाँ, end. end of a planning commission. तो here we come to mobilization of resources. Mobilization of resources. इसके types. What is resources? Resources we already said कि इसके जो types इसी में क्या हमने है? देखा भी था ये रिसोर्सेज की क्या होते हैं। फॉरेस्ट हो सकता है, लैंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, And human resources हो ह्यूमन हो सकते सकते हैं। हैं, तो फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकते हाँ, हैं। तो here in this paper what UPSC says the types of resources. हाँ, It जी, could be जी। financial resources, it could be human resources, it जी, could जी। be natural resources. ह्यूमन रिसोर्सेज में आप क्या देखते हैं? ह्यूमन जो कैपिटल है, अच्छा, कैपिटल कैसे मेरे हो दिमाग सकती में है? आ रहा था ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? नहीं, दोनों अलग अलग पार्ट है। I mean, it is also part of हाँ, nature. ह्यूमन भी नेचर का पार्ट है। हाँ। लेकिन अगर आप इसको और अगर ब्रेक डाउन जाएंगे, अप्रोच पे जाएंगे, तो ह्यूमन एक अलग ही आपका मतलब रिसोर्स है। क्योंकि बेसिकली फंडा क्या है, नेचुरल रिसोर्स किसके थ्रू हो रहा है यूटिलाइज, यूज ह्यूमन के थ्रू। Yes. तो इसलिए ह्यूमन को पढ़ना अलग एक टाइप में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो here need for resources management. हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी, जो आप अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, कि नीड क्या है, पर्पस क्या है इसका, कि इसका मोबिलाइजेशन करना क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या जब आप इसका need है? पहले रिसोर्सेज स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहले यू नीड टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द रिसोर्सेज, और उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। Types of इसमें resources. आप एक ब्रॉड वे में डिवाइड करो, डोंट कम टू इन माइन्यूट डिवीजन। हाँ, पहले आप ब्रॉड वे में डिवाइड करो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, ह्यूमन में क्या क्या हो सकते हैं, और आपके इसमें आपके कौन से ह्यूमन में फॉर एग्जांपल कैटेगरी लाइक लेबर हो गया, आपके काफी सारे हो गए आपके। लेकिन इसमें मेन चीज है ह्यूमन रिसोर्सेज में, कि ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या मतलब वो हैं, एजेंडास क्या है। जैसे जो आपके स्किल सेट्स हो गए, वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, वो जैसे इन्वेस्टमेंट यहाँ अगर बात करी जाए तो इन्वेस्टमेंट और लोन्स आपका, ये आपका पार्ट आता है फाइनेंशियल आपके उसका लोन्स हो गए, एड्स हो गए, ये सारी हो गए। चीजें। तो इस तरीके से डिफरेंट आपके रिसोर्सेज हैं, तो उनको पढ़ना चाहिए एक बार। और एक चीज और मैम, यहाँ पे ये मोबिलाइजेशन की नीड क्या है। मोबिलाइजेशन मतलब क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन आपके रिसोर्सेज का। क्यों? क्योंकि वेलफेयर अप्रोच ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। डीपीएसपी में लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है आर्टिकल 38 में, कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए। तो वेलफेयर कैसे करोगे आप, जब रिसोर्स को करोगे प्रॉपर यूटिलाइज। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन सोशल जस्टिस। पेपर 2 का पार्ट था सोशल जस्टिस में। एग्जैक्टली, मैं वहां पढ़ा था ये चीज। तो ये चीज बच्चों को पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स का रोल क्या है, इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है इन योर इकोनॉमी। हियर वेयर इट इज इन योर इकोनॉमी, इन योर इकोनॉमी। तो आपके इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अगर आपका बढ़ेगा, अगर आपका एफडीआई आएगा, एफडीआई यहाँ पे क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Savings never approach to your development when it comes to investment always it's nothing but something is developing. If you're investing somewhere, that means you're developing asset something. create हो रही asset है, create हो रही फ्यूचर है, में उसका यूज होने वाला है उससे। Saving could be leads to liability later on. जितनी ज्यादा होगी और आपका इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा, उतना ही आपका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन और मोबिलाइजेशन भी अच्छा होगा। सेविंग्स अगर ज्यादा हो गई तो what happens is your investment comes down. आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा वहां पे। यस, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिसोर्सेज, टैक्स एंड नॉन टैक्स फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, गवर्नमेंट रिसोर्सेज अगर आप देखो तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का सोर्स क्या है, टैक्स है, फीस है, ये सारा आपके गवर्नमेंट का रिसोर्स है। आपके जो रेवेन्यूज हो रहे हैं उसको मिल रहे हैं, ये सारे सोर्सेज हैं। कुछ प्राइवेट आपके भी होते हैं आपके सोर्सेज, जैसे आपका सेविंग्स हो गया, हाउस होल्ड सेविंग्स। तो मतलब कहने की बात है, मोबिलाइजेशन ऑफ आपका जो हो रहा है रिसोर्स का, वो बिना रेवेन्यू, बिना टैक्सेस, बिना आपके इसके हो नहीं सकता। तो इसलिए ये पढ़ना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट। तो हियर फ्यू सेक्टर्स आर देयर, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, कंपनीज आपके। और कैपिटल मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, इसके अप्रोचेस क्या हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस, एफडीआई, ओडीए, ये सारी चीजें आप एक बार डिटेल में देख लेना। एंड पब्लिक बोरोइंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। जी, एक्चुअली में ये जो आप बता रही चीजें मैम यहाँ पे, इसमें हम ये देखते हैं कि मोबिलाइजेशन जो हो रहा है हमारे का, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होना है, उसके लिए जो बेसिक पिलर है
वो है फिस्कल पॉलिसी। अगर फिस्कल पॉलिसी अच्छी होगी तभी हमारे रिसोर्स का मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, फिजिकल पॉलिसी मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज मेंटेन इट अनलेस अंटिल उनकी फिजिकल पॉलिसी ज्यादा होगी, फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होगा उनका, दैट मींस दे आर इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इसका मतलब दे आर डेवलप हो रहा है, उनके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, इकोनॉमी में, पर्टिकुलर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो फिजिकल पॉलिसी में ये देखनी जरूरी है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा था। फिर यहाँ पे एक चीज और समझनी जरूरी है कि आपका रिसोर्स का मोबिलाइजेशन करते वक्त दो आपके यहाँ जो बॉडी है, इंपॉर्टेंट बॉडी, एक तो है फाइनेंस कमीशन, उसका रोल क्या है इस सेक्टर में, दूसरा आपका जो नीति आयोग है उसका रोल क्या है रिसोर्स के मोबिलाइजेशन में। तो क्या आपका रोल है नीति आयोग का और फाइनेंस कमीशन का, ये भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यस, और चैलेंजेस क्या क्या हैं इसके मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट के, इसके चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है, इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं आ पा रहा है, कुछ बेसिक आपके चैलेंजेस आपको पढ़ने होते हैं। तो हियर द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, किसको बोलते हैं, इसका मीनिंग पहले आप जब भी कोई चीज आप उठाओ तो पहले तो आप विकिपीडिया गूगल करो, उसका मीनिंग देखो, और उसके साथ साथ देन कम टू द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, ग्रोथ अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है। कई लोग इसको मिक्सचर कर लेते हैं, समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। फर्स्ट यू डिफाइन इट separately what is growth and what is development, और उसके बीच में आप differentiate करो, then you will understand the growth and development topic। मैम सिलेबस पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लगता है ये बात जो आपने कहा ना, डिफिनीशंस, इस खास तौर से इस जो आपका पेपर नंबर 3 है जीएस का, इसमें डिफिनीशंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर बच्चे डिफिनीशंस पे अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं, वर्क अगर उन्होंने किया और अच्छे से डिफिनीशन सारी पढ़ी, तो आपको बहुत चीजें अपने आप मालूम हो जाएंगी, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी आपको थॉट की कि डेफिनेशन की मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, तो उसकी नीड ये है, इसका पर्पस ये है, तो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। फिर भाई आपको डेफिनेशन पता हो गई तो आपको पता होगा कि क्या क्लैरिटी है, क्या इसमें चीज है, तो आप पता कर सकते हो कि हाँ अब इसमें क्या होगा फ्यूचर में, तो गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच ली होगी, तो ये बेसिक आपको आइडिया मिल सकता है। एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके क्या हो सकते हैं, यस, इसके डिटरमिनेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिमिटेशंस क्या है आप इकोनॉमिक ग्रोथ के, एंड यू कैन से जैसे कि हियर वी हैव रिटन जॉबलेस ग्रोथ होता है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही है। ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो रही है, 7.2 हमारा पहुंच गया, 8.2 भी हम पहुंच चुके हैं, 8% ग्रोथ हमारी हो चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ जो जॉबलेसनेस है वो काफी लो है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा लो है। तो ये चीज एक यहाँ पे समझ जाती है। और प्रो पुअर ग्रोथ, हाँ, प्रो पुअर ग्रोथ की बात भी होती है कि किसके लिए ग्रोथ, जो आपके वल्नरेबल सेक्शन है, जो पुअर है, उनके लिए ग्रोथ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, होता नहीं है। ग्रोथ उन्हीं की हो रही जो पहले से आपके पैसे वाले हैं, रिच हैं। दैट इज वेयर नाउ हियर सर व्हाट सेड के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए ग्रोथ है, वी हैव डिस्कस दिस इन पेपर 2 आल्सो। तो वल्नरेबल सेक्शन के लिए जब आप ग्रोथ कर रहे हो लेकिन उनको नहीं हो रहा, तो हियर व्हाट यू हैव टू सी इज इश्यूज, चैलेंजेस ग्रोथ एंड ये डेवलपमेंट में एक चीज और मैम यहाँ पढ़नी होती है कि इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपके वेल्थ, आपके रिसोर्सेज, इनइक्वालिटी क्यों हो रही है आपके यहाँ पे, आपके इंडिया में। दूसरी चीज इसमें चीज और देखनी होती है, इंक्लूसिवनेस की बात करनी होती है, समझनी होती है, ये भी इसका पार्ट है। तो यहाँ पे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, वो दिस इज व्हाट, आप गरीबों के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हो, कोई एक कमेटी बिठा रहे हो, और लेकिन वो करते काम अमीरों को फायदा देती है। मींस ग्रोथ जो हो रही है वो हर सेक्शन, हर एरिया में प्रॉपर हो रही है, इक्वल हो रही है कि नहीं, ये चीज यहाँ पे देखनी होती है। और एक चीज है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिससे आपका होता है डेवलपमेंट होता है, तो वो कुछ ऐसे आपके हैं। एंड मेजरमेंट्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, मेजरमेंट्स क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है, मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये भी एक मेजरमेंट है। हंगर इंडेक्स आपका एक मेजरमेंट है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये भी इसका एक मेजरमेंट है। तो ऐसे कई सारे इंडेक्स और रिपोर्ट आती हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। एक और चीज है इसमें, हाँ, एक और चीज है इसमें, अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। हाँ, अप्रोचेस टू डेवलपमेंट में क्या है, जब आपको ये पता चलेगा कि क्या मार्केट बेस्ड अप्रोच, हाँ, मार्केट बेस्ड